नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। रुक कर रहे सबकी बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, दोपहर 3 बजे के आसपास बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक संभवतः हो सकती है। और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब आज शाम तक संभवतः नजर आ सकता है। तो बैठक में सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। 19 या 20 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के सुप्रसिद्ध रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो नई दिल्ली में नई सरकार से गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक 18 फरवरी को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। यह समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अब सूत्रों के हवालों से बताया जा रहा है कि 17 फरवरी को ही, यानी कि आज के दिन, दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक दोपहर 3 बजे होने जा रही है। और उसमें सर्वसम्मति से एक नाम का ऐलान होगा। उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में, विशाल मैदान के अंदर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम समेत केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम नजर आएंगे। और इसी बीच खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक को रद्द कर दिया गया है। तो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं होगी। संभवतः ये बात सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रहे थे कि अब 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। बहरहाल बीजेपी के खेमे से इस बात के संकेत नजर आ रहे थे कि संभवतः आज दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक हो सकती थी, लेकिन अब यह खबर निकलकर सामने आई है कि इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें अगला मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली से, इस बात को लेकर सस्पेंस खत्म हो सकता है। और अब देखना बेहद खास होगा, क्योंकि 18 या 19 फरवरी को पहले कहा जा रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन अब जब 19 को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक है, तो संभवतः शपथ ग्रहण समारोह 24 या 25 फरवरी के आसपास हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर हाल ही में विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। और अब कहा जा रहा है कि आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को हो सकती है, जिसमें दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब तलाशा जाएगा। ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे ताजा अपडेट के साथ। ताबिश, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पहले सूत्रों के हवाले से खबर थी कि आज शायद 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक हो, लेकिन खबर आई है कि उस बैठक को रद्द कर दिया गया है और अगली तारीख तय की गई है 19 फरवरी। बिल्कुल, देखिए कुणाल, कुछ देर पहले ही ये खबर मिली है कि दिल्ली में होने वाली आज बीजेपी की बैठक को कैंसिल कर दिया गया है और ये बैठक अब 19 फरवरी को हो सकती है और 20 फरवरी को जो है वो शपथ का समारोह हो सकता है। और ऐसे में जो जिम्मेदारी है अब दिल्ली की इस सब प्रोग्राम की, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और दूसरे महासचिव विनोद तावड़े, इन दोनों को दी गई है। यानी पार्टी की तरफ से अब शपथ की तैयारियां तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन जो मेन काम है, जिसमें विधायक दल का नेता चुनना है, किसको नेता चुना जाना है और कौन सीएम रहेगा, कौन डिप्टी सीएम रहेगा, क्या प्रारूप रहेगा, कितने मंत्री रहेंगे, वो तमाम काम अभी बाकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। बीजेपी के जो तमाम सीनियर लीडर हैं वो एक दूसरे से लगातार मंथन कर रहे हैं, विचार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर हमारे पास आई है कि आज जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, चूंकि एक बड़ा चेहरा रहा है हमेशा प्रधानमंत्री का, और जब भी कहीं चुनाव हुआ है तो प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है और जिन मुद्दों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा है, कहीं ना कहीं वहां जीत भी हासिल हुई है।
अब ऐसे में चूंकि दिल्ली देश की राजधानी 27 साल के बाद सरकार बनने जा रही है, तो बीजेपी बहुत फूक फूक करके कदम रख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में, संगठन में कोई असंतोष पैदा हो जाए। गोवा से लेके आसाम और राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में हमने देखा है किस तरह से पार्टी ने एक परिवर्तन किया। जो मेन चेहरे थे जिनका लगातार नाम चल रहा था, उन नामों से हटकर पार्टी ने कई और नामों पर मोहर लगाई है। तो ऐसे में क्या रणनीति रहने वाली है, संघ क्योंकि ताबिश किसको हरी एक झंडी देगा? नहीं बहुत लंबी फेहरिस्त है दिल्ली में सीएम के चेहरों की उम्मीदवारी को लेकर, चाहे सतीश उपाध्याय हो, विजेंद्र गुप्ता हो, वीरेंद्र सचदेवा हो, प्रवेश वर्मा हो, या तमाम ऐसे चेहरे हैं, एक के बाद एक कद्दावर नेता हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि बीजेपी हमेशा अपनी सरप्राइज को लेकर ज्यादा प्रसिद्ध रही है सीएम के चेहरे को लेकर। तो क्या यही कारण है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास किया जा रहा है सभी बड़े नेताओं को, उसके बाद एक नाम पर सहमति बनेगी? बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है क्योंकि पार्टी की तरफ से लगातार कई नामों पर चर्चा की जा रही है और कई नामों का, और शुरुआत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो नाम चला था वो कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा का नाम चला, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के चुनाव हराया। उसके बाद लगातार जो नाम चला है वो महिला नेताओं का भी चला है, जिसमें रेखा गुप्ता और शिखा राय का नाम चलता रहा। उसके बाद चूंकि पार्टी का जो संगठन है वो ये भी चाहता है कि एक मजबूत चेहरा होना चाहिए और जो जनता से जुड़ा होना चाहिए, तो पिछले दिनों जो सांसद मनोज तिवारी हैं उनका भी नाम चलता रहा कि उनको भी पार्टी कहीं ना कहीं ये मौका दे सकती है, क्योंकि पूर्वांचल के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन फिर ये खबर मिलती है कि किसी सांसद को दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसे में कई चेहरे, मजिंदर सिंह सिरसा है, सिख चेहरा है, पंजाब से सीधा कनेक्शन है पार्टी का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब को मजबूत करने के लिए यहाँ पर सिख दाव पार्टी लगा सकती है। महिला सीएम रही है आतिशी, तो उस पर दाव लगाने के लिए किसी महिला को सीएम बनाया जा सकता है। तो ऐसे में कई खबरें लगातार चल रही, लेकिन जब तक अंतिम जो निर्णय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नहीं ले लेते, ये सब कयास हैं और इस कयास के बीच में कई नाम लगातार चल रहा है। तो देखना बहुत अहम रहेगा कि क्या इन नामों पर मोहर लगती है, या जिस तरह से पहले हमने देखा है कि पार्टी चौंकाती रही है अपने फैसलों लेकर, क्या इस बार भी पार्टी कहीं ना कहीं किसी नए चेहरे को ला करके चौंकाने का काम करेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये सब हम देख चुके हैं। नहीं, लेकिन ताबिश अगर बात जिस तरह से आपने कंटेक्स्ट उठाया मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का या राजस्थान का, वहां पर एक ही चेहरा था जो सीएम के लिए सबसे ज्यादा बड़े आगे रखा जा रहा था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह। तो वहां पर इतना कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन यहां पर एक नहीं कई बड़े नाम हैं, तो शायद लिहाजा संभवतः थोड़ा और ज्यादा मंथन किया जा रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि पिछले कई लगभग 2-2.5 दशकों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में वही मुख्यमंत्री बना है जो नई दिल्ली से चुनाव जीता है, चाहे बात अरविंद केजरीवाल की हो या शीला दीक्षित की हो या मदन लाल खुराना की हो। तो ये एंगल किस तरह से देखा जा रहा था अवेश? देखिए, इस बार पार्टी बहुत फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि दिल्ली के अंदर जो समीकरण है वो समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। बड़ी तादाद में पूर्वांचल का जो वोट है भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में अब नगर निगम की अगर बात कर ली जाए तो नगर निगम में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ चुकी है, क्योंकि हाल ही में 3 और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो अब तालमेल बिठाया जाएगा कि दिल्ली का मेयर किसको बनाना है, दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन किसको बनाना है और मुख्यमंत्री किसको बनाना है। तो ये तालमेल बिठाने की कोशिश की जाएगी और ये जातीय और क्षेत्रीय समीकरण देख करके तालमेल बिठाया जाएगा। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का मेयर किसको बनाना है वो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण देखा जाएगा, और दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको बनाना है। देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली का मेयर दोनों इक्वल लगभग पावर के बराबर माने जाते हैं। तो ऐसे में ये दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बहुत महत्वपूर्ण पद दिल्ली के अंदर माना जाता है। तो एक जो सिनेरियो है वो सेट करने की कोशिश की जाएगी, चाहे उसमें जातीय संतुलन बिठाया जाए, क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कोशिश की जाए। लेकिन जिन नामों पर चर्चा हो रही है, चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा के हो या नई दिल्ली विधानसभा या नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बाहर के हो, उन तमाम नामों पर लगातार जो चर्चा है वो अभी संशय है। क्योंकि हमने जिन राज्यों में, पिछले राज्यों में हमने सरकारें देखी हैं, उन राज्यों में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले काम पिछले कई दिनों से कर रही है। तो हो सकता है कि कोई नया चौंकाने
आने वाला नाम आ जाए, क्योंकि पार्टी यहाँ पर ये भी देखने की कोशिश करे कि आने वाले 5 राज्यों विधानसभा के चुनाव हैं, तो यहाँ दिल्ली में अगर उसका मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उन राज्यों पर कितना इम्पैक्ट चलिए, पड़ेगा कुणाल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, दिल्ली से ताज़ा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर अमेरिका से अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है। तीसरा विमान अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा है। तीसरे बैच में 112 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। अब इन 112 भारतीयों में हरियाणा के 44, पंजाब के 33, गुजरात के 31, उत्तर प्रदेश से 2 और उत्तराखंड हिमाचल से एक शामिल है। अब तक कुल 3 अलग अलग विमानों से 333 लोगों को अमेरिका से लौटाया गया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका का एक सैन्य विमान 112 भारतीयों को के साथ रविवार रात 10:03 पर अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरा। 112 निर्वासितों में 44 हरियाणा से हैं, 33 गुजरात से, 31 पंजाब से, 2 यूपी से, उत्तराखंड और हिमाचल से एक। इस दौरान कुछ निर्वासितों के परिवार के सदस्य हवाई अड्डे पर उन्हें रिसीव करने पहुंचे। इमिग्रेशन सत्यापन और पृष्ठभूमि जांच सहित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अवैध प्रवासियों को उनके घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इधर अवैध प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर तीसरा विमान अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर भारत पहुंचा है। अमृतसर के इस हवाई अड्डे पर यह पहुंचा और तीसरा बैच 112 भारतीयों का है। अब तक कुल अलग अलग 3 बैच में 335 लोग अमेरिका से लाए गए हैं, जो अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे थे। नवदीप छाबड़ा इस वक्त पंजाब से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े। नवदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? तीसरा बैच पहुंचा है 112 भारतीयों के साथ और इन 3 अलग अलग बैचों में 335 संख्या हो गई है उन अवैध प्रवासियों की जो इलीगल तौर पर अमेरिका में रह रहे थे और अब उन्हें डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी है। देखिए कुणाल, बिल्कुल एक बड़ी संख्या जो है उन अवैध प्रवासियों की है जो पिछले कई महीनों से या कुछ दिनों से हम कह सकते हैं या कई सालों से अमेरिका के अंदर इन अनलीगल तौर पर गए थे। और सबसे ज्यादा लोग जो है वो डंकी रूट जो हम जानते हैं सबसे एक विख्यात है, जो अवैध जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो पैसों को लालच में इनको अलग अलग देशों के जरिए डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचाते हैं। तो उनके खिलाफ जो एक अभियान अमेरिका के अंदर चल रहा है लगातार उनकी धरपकड़ का, यही कारण है कि एक के बाद एक विमान जो है वो अमेरिका से भारत जो है वो लाया जा रहा है। और अब तक 3 विमान जो है वो अमेरिका से इंडिया आ चुके हैं और तीनों के तीनों विमान जो है वो अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारे गए हैं। जो बीती रात को तीसरा विमान अमेरिका से आया उसमें 112 जो यात्री थे या 112 नागरिक इंडिया के थे, जिसमें सबसे ज्यादा हरियाणा के हैं, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर पंजाब और बाकी 2-3 राज्यों के भी और नागरिक हैं जिनको लाया गया है। तो जाहिर सी बात है 6 घंटे के इमिग्रेशन चेकिंग के बाद या फिर उनका जो मेडिकल था वो कराने के बाद, पेरेंट्स से उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उनको अपने अपने घर जो है वो रवाना कर दिया है। अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने वाहन भेजे थे, जिसके बाद अब उनको अपने अपने स्टेट के लिए रवाना कर दिया है। लेकिन चिंता की बात यही है कुणाल कि लगातार करीब करीब जो गिनती सामने आ रही है, जो एक तरीके से यहाँ के कुछ लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कहते हैं कि 18,000 से ज्यादा की गिनती है जो इंडिया जिनकी वापसी होनी है। तो आप समझे 335 लोग अभी तक 3 विमानों में आए हैं और 18 यहाँ की ये गिनती है। और आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा ये सिलसिला आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर ये लगातार चलता रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी पर काम कर रहा है, क्योंकि अवैध रूप से ये लोग दाखिल हुए थे, वो अपने कानून के तहत कार्रवाई कर रहा है। लेकिन वही लोग जो यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके जो जाली अवैध ट्रैवल एजेंट थे उनके झांसे में आकर अमेरिका के अंदर डंकी रूट के जरिए गए थे या अवैध रूप से या अवैध पासपोर्ट के जरिए गए थे, अब उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और जब वो वापस आ रहे हैं तो एक तरफ तो उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है कुणाल, और दूसरा वो अमेरिका से वापस आ चुके। तो दोहरी मार हम कह सकते हैं उन लोगों पर, उन परिवारों पर है जो 40 से 50 लाख या 60-60 लाख रुपए खर्च करके गए थे। और आप देखिए कल जो लोग वापस आए थे उनमें कई बच्चे भी शामिल थे जिनको कुछ नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या था। कुछ महिलाएं भी उनके साथ ही, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विद फैमिली वहां पर शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो भी डंकी रूट के जरिए वहां पर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अब जब वापस वो आए हैं, अपनी जमीनें बेच चुके हैं,
या फिर आड़तियों से या बाकी हम कह सकते हैं जो सूदखोर होते हैं उनसे कर्जा ले चुके हैं मोटी ब्याज राशि पर, अब उनको वापस लौटाना कहीं ना कहीं वो मुश्किल है। हालांकि सरकार ने पंजाब के अंदर अवैध ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन कुणाल जो पैसा खर्च कर गए, जो जिन्होंने जमीन बेची, अब उनका क्या होगा? क्या सरकार उनको कोई रोजगार देगी या उनकी कोई माली वित्तीय रूप से मदद करेगी? हालांकि कल जब डिपोर्ट हुए लोग वापस पहुंचे थे पर 16 तारीख को भी, तो पंजाब के कई मंत्री, खुद मुख्यमंत्री भी उनको वहां पर रिसीव करने पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने भरोसा जरूर दिलाया कि आप अपना हौसला मत छोड़िए, वापस आए, नए सिरे से जिंदगी शुरू करिए, पंजाब सरकार आपकी हर तरीके से मदद करेगी। लेकिन अभी कोई रोड मैप तैयार नहीं है कि जो लोग पैसे खर्च करके गए थे या जिन्होंने ब्याज देना है, क्या सरकार उनकी ब्याज माफ करेगी या फिर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई वित्तीय रूप से कुछ सहायता देगी या उनको किसी तरीके से कोई नौकरी या कुछ ऐसा चीजें, ये बिल्कुल अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये आश्वासन जरूर दिया गया है सरकार की तरफ से कि आप अपना काम शुरू करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको हर संभव मदद जो है वो दी जाएगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो लोग वापस लौटे हैं उन पर एक तरीके से ये कहर हम कह सकते हैं वो है, लेकिन क्योंकि कानून के तहत कोई भी देश अपने कार्रवाई करता है और उसी तरह यूएसए भी कर रहा है। 18,000 भारतीय ऐसे हैं जिनकी वापसी यूएसए से होनी है फिलहाल। ठीक है, शुक्रिया आपका नवदीप, हमारे साथ सीधे चंडीगढ़ से लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ के बात करेंगे डिजिटल भव्य महाकुंभ की, जहां पर आज 17 फरवरी का दिन नो व्हीकल जोन के तौर पर घोषित किया गया है। सभी पास को प्रशासन ने रद्द कर दिया है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बीते दिन रविवार को लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम त्रिवेणी में स्नान किया। आज भी लगातार भारी भीड़ है और भारी भीड़ को देखते हुए नो व्हीकल जोन, सारे वीआईपी पासेस कैंसिल कर दिए गए हैं। लगातार भीड़ का दबाव प्रशासन पर ज्यादा है, लिहाजा कोई व्हीकल की एंट्री अंदर नहीं होगी, ना कोई वीआईपी अलग से प्रवेश करेगा। भारी भीड़ के चलते संगम स्टेशन अब 26 फरवरी तक बंद रहेगा। इधर पुलिसकर्मी चेन बनाकर भीड़ के आगे चल रहे हैं। महाकुंभ में तैनात ऑफिसर्स की ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। कुंभ ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ाई गई है। इधर प्रयागराज में तैनात ऑफिसर्स को अब 27 फरवरी तक अपनी सेवाएं देनी होंगी। तो महाकुंभ में बीता रविवार काफी चकाचौंध भरा रहा। वीकेंड यानी शनिवार इतवार की छुट्टी के चलते बीते दिन ही लगभग 24 घंटे में 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उसके बाद अनाउंसमेंट करना पड़ा कि स्टेशन से लोग मेला परिक्षेत्र में अभी ना एंट्री करें, और लिहाजा यही कारण है कि प्रशासन पर भीड़ का दबाव ज्यादा है। क्राउड मैनेजमेंट के चलते वीआईपी पासेस और कैंसिल कर दिए गए और साथ ही साथ आज पूरा मेला परिक्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित रहेगा। सभी पासेस कैंसिल कर दिए गए हैं व्हीकल्स के। रोजाना लाखों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं पवित्र संगम। और इसी कड़ी में अब लगातार रोज नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अब तक ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास का आंकड़ा सामने आया है, जिसने 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। चलिए आगे बढ़ रहे, बात कर रहे हैं यूपी की, जहां पर महाशिवरात्रि को लेकर यूपी पुलिस की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी पुलिस ने महत्वपूर्ण बैठक की, जहां पर एडिशनल एसपी अखिलेश नारायण ने दिशा निर्देश जारी किए। मेले की निगरानी ड्रोन व 50 सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। तो यूपी के बाराबंकी में आगामी महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस की तैयारियां जबरदस्त नजर आ रही हैं। बाराबंकी के महादेवा चौक में एडिशनल एसपी अखिलेश नारायण व सीओ सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक हुई। एसपी सीओ ने श्रद्धालुओं कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही बताया कि पूरे मेला परिक्षेत्र की निगरानी ड्रोन से और 50 सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण मंदिर है और बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें मेला को लेकर और अयोध्या धाम के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ पर भी उसमें से बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे और जो परंपरागत तरीके से आते रहे वो तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ न केवल इस प्रदेश के अपितु आसपास के प्रदेशों से भी
यात्री आते हैं और कांवड़ भी यहाँ पर लेके आने की परंपरा इस समय रहती है। इसके मद्देनजर पूरे इस मेला क्षेत्र को रोड व्यवस्था को शामिल करते हुए कुल 4 जोन और 8 सेक्टर में विभक्त किया गया है और इसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाए गए हैं। इसमें क्षेत्राधिकारी भी लगाए गए हैं, थाना प्रभारी लगाए गए हैं, तमाम उप निरीक्षक, आरक्षी, मुख्य आरक्षी, महिला आरक्षी, फायर सर्विस है, एटीएस है, बीडीएस है, पीएसी है। इसके अलावा इस बार स्वयंसेवी संगठनों से भी हम लोग कुछ प्राप्त हुए हैं, जैसे एनएसएस है। हम कोशिश कर रहे हैं एनसीसी से भी कुछ लोगों को इसमें शामिल किया जाए जिससे उनका भी एक्सपोजर हो। ड्रोन की भी व्यवस्था किए हैं और यहाँ पर 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के द्वारा मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जा रही है, कंट्रोल रूम बनाकर। ड्रोन के माध्यम से भी समय समय पर इसका सर्वे किया जाएगा। रात्रि में कोई अप्रिय वारदात न हो सके तो इसके लिए रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके लिए इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए भी इलेक्ट्रिक सेफ्टी की टीम यहाँ पर रहेगी। बिजली विभाग के द्वारा भी यहाँ टीम रखी जाएगी 24 घंटे, जिससे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए। रोड की व्यवस्था में भी इसको हम लोगों ने कुल 5 जोन रोड का अलग से बनाया है। 5 जोन और 10 सेक्टर हैं, जिसमें हर 2 किलोमीटर पर, हर 5 किलोमीटर पर और हर 10 किलोमीटर क्रमशः बड़ी गाड़ियाँ, क्रमशः मोटरसाइकिलें, क्रमशः पिकेट और पीआरवी सबका सहयोग इस पर लिया गया। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ही खबरों का सिलसिला आगे जारी है।